हैं आप सभी लोग मस्त हैं। प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट में बताइएगा। और वीडियो आगे हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर वीडियो को आप लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम आपको अपडेट्स जो देते हैं वो देते रहें। अब हम लोगों ने जो क्वेश्चन कर लिए हैं वो 50 क्वेश्चन तक कर लिया है, यानी कि 1 to 50 क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। आज जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 to 75 करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल आपको क्वेश्चन करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के। इसमें जो कॉन्सेप्ट बनते हैं और आपको जो नहीं पता है कॉन्सेप्ट, उनको आपको नोट कर लेना है, ताकि आप उनका जो यूज़ है वो कर पाएँ। अदरवाइज़ हम वीडियो बनाते जाएंगे, आप देखते जाएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम प्रीवियस ईयर इसीलिए करा रहे हैं ताकि जो इसमें कॉन्सेप्ट हम जो आते हैं और उनके मतलब कि उन क्वेश्चंस को कैसे आसानी से करना है और उसमें हमने कौन से कॉन्सेप्ट लगाए हैं, बस उन कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन करते जाइए। इससे क्या होगा कि जब आप अगला प्रीवियस ईयर देंगे या अगला पेपर देंगे या मॉक टेस्ट देंगे, उसमें आपको ये बहुत फ़ायदा देगा और धीमे धीमे आपको ये पेपर में भी बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा देगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट जरूर नोट करते जाइएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत छोड़िएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में हमसे कहा गया है कि कॉस स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 58 अपॉन सेक स्क्वायर 50 माइनस कॉट स्क्वायर 40 प्लस 4 tan 13 tan 37 tan 53 tan 77 कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि हम कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं। जब भी आपको ध्यान दिखाई पड़ा है कि 32 और 58 कितना होता है, 90 होता है ना। जब भी इस तरीके से दिखाई पड़े तो आपको क्या करना है, एक वैल्यू को साइन में चेंज कर देना है। तो अगर हम कॉस स्क्वायर 58 को साइन में चेंज करें तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 32, और कॉस स्क्वायर 32 प्लस साइन स्क्वायर 32 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। इसी प्रकार से सेक माइनस कॉट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 50 40 90 है, यानी कि हम कॉट को 10 में चेंज कर दें, हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1/1। अब इस पर चलते हैं, तो ये हमारे पास 4 है, ये 10 13 है और ये 10 77 है। अब आपको पता है कि 10 को हम लोग 1/cot में लिख सकते हैं। तो जब भी हम 10 को, ये 10 77 है ना, 10 को जब भी हम चेंज करते हैं कॉट में, तो जो हमारे पास 13 है और ये 77 है, 90 है ना, तो ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा। तो ये 10 13 है, ये cot 13 हो जाएगा। और cot 13 को अगर हम लोग 10 13 में चेंज कर दें तो 1/10 13 हो जाएगा। 1/, जैसे ही 10 13 हुआ उसी कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा केवल और केवल 4, क्योंकि 4 × 1 4 होता है, तो 4 + 1 5 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 + cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा माइनस 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + sin थीटा 1 माइनस sin 1 + sin थीटा 1 माइनस sin थीटा। अब आपको पता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा आपके पास यहाँ पे है, और आपको पता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। ये आपके पास बनेगा 1 + cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, sin स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरीके से 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, माइनस इंटू 1 + sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब cosec को आप लोग साइन में चेंज कर सकते हैं, तो ये साइन से ये साइन कट जाएगा, और सेक को आप कॉस में चेंज कर सकते हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा आपके पास हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, और कॉस के हिसाब से कॉस थीटा कट जाएगा, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 = 0 है, तो हमें फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या करना होता है कि हमारे पास ये साइन थीटा है, तो इसको भी आपको साइन थीटा में चेंज करना होगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमेशा क्या करना है, एक ही वैल्यू में चेंज कर लेना है, क्योंकि साइन थीटा को आप कॉस थीटा में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी आइडेंटिटी है
क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस साइन थीटा -2 इक्वल 0 हमारे पास हो जाएगा। तो ये साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल्स हमारे पास π/6 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन 30 को हम π/6 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पर्सन है हमारे पास जो कि एक टॉप ऑफ वर्टिकल टावर पर खड़ा है और एक मूविंग कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। इफ़ इट टेक्स 6 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45, केवल 6 मिनट ले रहा है कि 30 डिग्री से 45 डिग्री में चेंज होने में। तो हमें बताना है कि जो एंड फर्दर t मिनट टू रीच द टावर, और जब 45 हो जाएगा, 45 से जब टावर तक पहुंचना है उसे, तो उसे t मिनट लग रहा है। तो हमें बताना है t की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी। तो सबसे पहले जो आपका फिगर बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, और आपके पास ये हो जाएगा t, और ये भी हो जाएगा t, क्योंकि आपको पता है कि जब डिस्टेंस हमारे पास जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, तो हमारे पास जो t होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस। तो जो हमारे पास टाइम होगा भाई डिस्टेंस हो जाएगा, और 10:45 क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी t हो जाएगा, तो ये भी t हो जाएगा। 10:30 है हमारे पास, और ये हमें दिया गया है 6। अब हमें लगाना है 10:30। तो 10:30 जैसे ही हम लगाएंगे यहाँ पर, तो 10:30 डिग्री हमारे पास हो जाएगा t + 6। तो 10:30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स t + 6। ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10√3 इक्वल्स t + 6। t इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा t√3 - 1 इक्वल 6। √3 आपका होता है 1.73। तो 1.73 से -1 करेंगे और फिर 6 के अपॉन में भेज देंगे। तो यहाँ पर t की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 8.196 के लगभग आएगी। तो आपको पता है कि 8.1 किसके बीच में लाई करेगा, आपके पास 8.1 इसके बीच में लाई करेगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास सही हो जाएगा। A woman is standing on the deck on a ship of a ship which is h above the water level. She observes the angle of elevation of the top of a tower 60 degree and the angle of depression of the base of the tower is 30 degree. एक इस तरीके से मान लेते हैं ये डेक है, ये समुद्र है, इसका जो एंगल है डिप्रेशन का ये 30 डिग्री है, और ये अगर टॉप पे देख रही है टावर के, तो ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। तो इसको हम मान लेते हैं h, क्योंकि h हमें दिया गया है। तो ये भी h हो जाएगा क्योंकि पैरेलल लाइन है। इसको x मान लेते हैं। अगर ये हमारे पास 30 है तो ये भी 30 होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो एंगल ऑफ हमारा जो एलिवेशन होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1030 लगाएंगे तो ये h है, तो h √3 हो जाएगा। अगर ये h √3 है तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी h √3 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच की लाइन डिस्टेंस बराबर होती है। अब यहाँ पे हम 1060 लगाएंगे तो 1060 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा x अपॉन h √3। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमारे पास निकलेगी वो 3h निकलेगी। अब 3h हमारे पास x की वैल्यू हो गई, और h इसमें और जोड़ देना है, तो हमारे पास टावर की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4h हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56, लेट ABC बी ए राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 5, 12, 13। आपको ये पता होना चाहिए, ट्रिपलेट हमेशा ध्यान रखना है। 5 होगी, अगर 12 होगा तो ये 13 होगा। आपको निकालना क्या है, P निकालना है।
आपके पास फार्मूला होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 12 अपॉन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के हमने 3 फार्मूले आपको बताए हैं। अगर आपने हमसे जो ज्योमेट्री है वो पढ़ी है, उसमें हमने ये सारी की चीज़ें आपको बताई हुई हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज्योमेट्री का देख लीजिए, हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में ज्योमेट्री इस बार पढ़ी है। लगभग आपको 8 से 10 वीडियो मिल जाएंगे ज्योमेट्री के, उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, उससे बाहर आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। तो ये 5 इंटू 12 अपॉन 13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 13p की वैल्यू जो हो जाएगी वो 60 हो जाएगी, क्योंकि हमें 13p की वैल्यू निकालनी है। 13 को उधर भेज देंगे तो 12 पंचे 60 यानी कि 60 वैल्यू हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर OABC is a rhombus whose 3 vertices lies on the circle with center at O. If the area of the rhombus is 32√3 square centimeter, then what is the radius of the circle? तो हमने ये ले लिया सर्कल, इसकी जो 3 वर्टिसेस हैं वो आपकी लाई कर रही हैं। देखिए ये आपके पास R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, और अब अगर आपके पास ये R है, ये R है, तो ये भी R हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि रोम्बस की सभी साइडें क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो अब आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई। आपको एरिया दिया गया है रोम्बस का 32√3, और जो एरिया होता है रोम्बस का वो बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है। एक दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है a² sin स्क्वायर थीटा। अब आपको निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास ये R है, ये R है, ये R है, तो ये जो आपके पास वैल्यू हो जाएगी ना 60 हो जाएगी, क्योंकि ये आपका एक इक्विलेटरल की फॉर्मेशन हो गई, R R R। जब हमारे पास इक्विलेटरल की फॉर्मेशन होगी तो सभी एंगल कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास a² sin 60। sin 60 आपके पास होता है √3/2, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 32 दूना 64, यानी कि a इक्वल्स आपके पास 8 आ जाएगा। और हमें क्या निकालना था, रेडियस निकालना था, और रेडियस हमारे पास 8 आ गई। The surface area of a cube is increased by 25%. If P is the percentage increase in its length, then which one of the following is correct? देखिए 58 में सबसे पहले आपको जो लेंथ इंक्रीज कर रही है वो 25% इंक्रीज कर रही है। तो सरफेस एरिया 25% इंक्रीज करने का मतलब है वो 4 से 5 हो रहा है, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4। 4 में 1 का इंक्रीज हो रहा है, यानी 4 से 5 हो रहा है। अब आपको ये क्या करना है, सबसे पहले इसको स्क्वायर में चेंज कर लेना है। तो आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपके पास जो लेंथ का रेशियो हो जाएगा वह 2 से √5 हो जाएगा। तो ये चेंज कितना हुआ, 0.23 हुआ, क्योंकि जो √5 होता है वो आपका होता है 2.23 के बराबर। ठीक है, आपको 3 वैल्यू ज़रूर याद होनी चाहिए, 4 वैल्यू। एक तो आपको √2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, एक √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए, एक √5 की वैल्यू याद होनी चाहिए, और एक √7 की वैल्यू याद होनी चाहिए। ये 4 वैल्यू आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, ताकि आपको निकालनी ना पड़े, निकालने में आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि P इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। तो लेंथ में कितना इंक्रीज कर रहा है, 0.23 इंक्रीज कर रहा है। तो 0.23 इंक्रीज करने का मतलब है P इक्वल्स 0.23 किस पर इंक्रीज कर रहा है, 2 पर इंक्रीज कर रहा है, इंटू 100। ये आपका हो जाएगा 11.5%। 11.5% आपका लाई करेगा इसके बीच में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। A solid cube is cut into 2 cubites of equal volume. What is the ratio of total surface area of the given cube to that of one of the
क्यूबॉइड। देखो हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है, उसको 2 क्यूबॉइड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारे पास जो क्यूब बनेगी वो इस टाइप से बनेगी। जब इसे क्यूबॉइड में डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से डिवाइड होगा, यानी कि हमारे पास जो ये वाली लेंथ है उस पर तो कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, ना ही हमारे पास इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, ना ही हमारे पास जो ये वाली लेंथ है इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। हमारे पास जो फ़र्क पड़ेगा वो जो हमारे पास ये लेंथ है ना इस पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमने हाफ पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो ये भी a/2 हो जाएगा और ये वाला हिस्सा जो है ये भी a/2 हो जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब। टोटल सरफेस एरिया जो हमारे पास ये क्यूब दी गई है इसका निकालना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6a², क्योंकि जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो 6a² होता है रेशियो। अब हमें दूसरा जो रेशियो लेना है वो लेना है 1 ऑफ द क्यूबाइड। इसमें से एक क्यूबाइड हमें ले लेना है, 2 क्यूबाइड इसमें कट गया, उसका एक क्यूबाइड हमें ले लेना है। तो क्यूबाइड का आपको टोटल सरफेस एरिया पता है वो क्या होता है, 2LB + BH + HL होता है। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ ये हो जाएगी, हाइट हमारे पास a हो जाएगी और ब्रेथ भी हमारे पास a हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा a² / 2 + a² + a²/2। तो ये हमारे पास जो रेशियो हो जाएगा वो 3:2 हो जाएगा जब इसे आप सॉल्व करेंगे। The length of a diagonal of a cuboid is 11 centimeter. The surface area of is 240 square centimeter. What is the sum of its length, breadth and height? देखो लेंथ ऑफ डायगोनल है क्यूबाइड की 11 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया हमें दिया गया है 240। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो लेंथ होती है डायगोनल की वह होती है L² + B² + H², ठीक है, जो कि हमारे पास 11 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास L² B² + H² की वैल्यू जो हो जाएगी वो 121 हो जाएगी। सरफेस एरिया आपको पता है कि जो होता है हमारे पास 2 टाइम्स LB + BH + HL होता है, जो कि हमारे पास हो जाएगा 240। अगर इसे हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बचेगा 120, या इसे डिवाइड मत कीजिए, हमारे पास अभी काम आ जाएगा आगे ये। तो अब आपको आइडेंटिटी लगानी होगी। आपको पता है कि हमारे पास L + B + H का होल स्क्वायर क्या होता है, L² + B² + H² + 2 टाइम्स LB + BH + HL होता है। आपको निकालना क्या है, सम ऑफ इस लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट निकालना है। तो L² B² + H² की वैल्यू हमारे पास ये रही, 2LB + BH + HL की वैल्यू ये रही, दोनों को जोड़िए और इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, सॉरी स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो 121 + 240 हमारे पास कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। अब 361 किसका जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, तो 361 आपके पास 19 का स्क्वायर रूट होता है, तो आंसर हमारे पास 19 हो जाएगा। What is the area of circle inscribed in a triangle with side length 12 cm, 16 cm and 20 cm? तो हमारे पास एक एरिया हमें निकालना है सर्कल का, जो कि इंस्क्राइब्ड है एक ट्रायंगल के अंदर, जिसकी साइड लेंथ आपको 12, 16, 20 दी गई है। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये हमारे पास ट्रिपलेट की फॉर्मेशन कर रही है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है क्या। तो आपको अगर देखना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे 3 से डिवाइड कर, रुक जाइए, 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे 4 3 12 हो जाएगा, 4 4 16, 4 5 20। और आपको पता है कि जो 3 4 5 होता है हमारे पास एक ट्रिपलेट होती है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन करेगा। तो यानी कि इस तरीके से आपके पास एक सर्कल बन जाएगा। जब भी आपके पास इस तरीके से जो आपके पास सर्कल बन जाता है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होता है, तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू हो जाएगी ना, वह R = P + B - H, यानी रेडियस अगर हमें इसका निकालना है तो होता है फार्मूला P + B - H/2, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 4। तो R की वैल्यू हमारे पास 4 निकल आई। अब हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया आपके पास क्या होता है, πr² होता है।
और जो आपके पास यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो सबसे बढ़िया होगा कि आप यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 ले लीजिए इंटू 4, तो ये आपके पास 50.24 के पास आ जाएगा। और 50.24 ये किसके अप्रॉक्सीमेट पास है, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर के पास है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू टाइम्स द टोटल surface area of a solid right circular triangle cylinder is 3 times its curved surface area. If h is the height and r is the radius of the base of the cylinder, then which one of the following is correct? तो ये हमारे पास सिंपल है। आपको यहाँ पे कहा गया है कि 2 टाइम्स 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर है। आपको फार्मूले याद होने चाहिए। मेंसुरेशन में केवल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फार्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं, और आपसे अगर कोण पूछा जाएगा तो कोण में आपसे सिमिलरिटी लगा के वो रेडियस या हाइट निकलवाता है, उसके बाद आपसे वॉल्यूम पूछता है। वॉल्यूम पूछेगा, कुछ भी पूछे, वो एक बार आपसे जो सिमिलरिटी है वो लगवा लेता है। तो सिमिलरिटी भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से लगाना सीखा है। सिमिलरिटी आपसे गलत नहीं हो सकती, वो 5-10 मिनट का वीडियो है, उसको देख लेंगे अगर तो। ज्योमेट्री में सिमिलरिटी आती है तो ज्योमेट्री में हमने सिमिलरिटी को पढ़ाया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2h प्लस 2r इक्वल्स 3h, और यहाँ से h इक्वल्स हमारे पास आ जाएगा 2r, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। ए फ्लोर ऑफ बिग हॉल हैज़ डायमेंशन इतना, इसमें स्क्वायर टाइल्स आपको लगाने सेम साइज के, तो कितने टाइल्स लगेंगे ये पूछा गया है। तो इसका जो फार्मूला होता है टाइल्स रिक्वायर्ड का, वो होता है एरिया। तो आपके पास जो टोटल एरिया हो जाएगा रूम या जहाँ पे भी आपके फर्श पे टाइल लगाने हैं अपॉन HCF ऑफ जो आपके पास लेंथ और ब्रेथ होगी उस एरिया की, यानी कि जैसे हमारे पास ये लेंथ और ब्रेथ दी गई है, इसका सबसे पहले आपको HCF निकालना है, फिर इसका स्क्वायर कर देना है। तो एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कर लेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे ताकि हमारा आसानी से काम हो जाए, क्योंकि हम इसे अगर मीटर में चेंज करेंगे इस वाले को तो ये पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट में HCF निकालना थोड़ा हमें कठिन पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो आपके पास लेंथ हो जाएगी 3060 और ब्रेथ हो जाएगी आपके पास 2340। तो सबसे पहले एरिया निकालना होगा, तो एरिया हो जाएगा 3060 2340 अपॉन आपके पास HCF अगर इन दोनों का निकालेंगे तो HCF आपके पास आएगा 180 का आपको स्क्वायर कर देना है। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 231। तो आपके पास जो टाइल्स की आवश्यकता होगी 221, तो वह 221 हो जाएगी। How long will a man take to walk around the boundary of a square field of area 25 hectare at the rate of 5 km/h? तो सबसे पहले एरिया आपको दिया गया है 25 हेक्टेयर। हेक्टेयर को सबसे पहले मीटर स्क्वायर में चेंज कर लीजिए। हेक्टेयर को जब हम मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो 10,000 से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि 1 हेक्टेयर में आपका 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू हो जाएगी 500, तो 4A इक्वल्स आपके पास हो जाएगा 2000। ठीक है, अब 2000 आपके पास जो बाउंड्री है उसका जो आपका पेरीमीटर हो गया वो 2000 हो गया। अब आपको निकालना क्या है कि उसे कितना टाइम लगेगा पूरी बाउंड्री को चक्का लगाने में, जब आपके पास 5 km/h की स्पीड से वो चल रहा है। तो ये आपके पास डिस्टेंस का काम करेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2000। अब उसकी जो स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप
मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे। एक तो आपके पास होता है कि आप 5/18 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, या दूसरा सबसे बढ़िया तरीका है कि 5 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। आवर का मतलब है इंटू 60। क्यों 60? क्योंकि आपका ये चेंज हो जाएगा मिनट में। अगर यहाँ पे हम लोग करते मल्टीप्लाई तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता, फिर सेकंड से हमें मिनट में चेंज करना पड़ता। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने 5/18 से मल्टीप्लाई नहीं कराया। ठीक है, यहाँ पे हमने जब 60 से मल्टीप्लाई कराया तो डायरेक्ट मिनट में हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये अब आपके पास जो आंसर आएगा 24 आएगा। 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Let x be the area of a square inscribed in a circle of radius r and y be the area of an equilateral triangle inscribed in the same circle. Which one of the following is correct? तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके पास एक ही जो सर्कल है उसी के अंदर आपके पास स्क्वायर है और उसी के अंदर आपके पास ट्रायंगल है। तो आपका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें और जो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जब एक सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड होता है और अगर हमें साइड निकालनी होती है तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है साइड अपॉन √3। ठीक है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइड अपॉन √3। ये ट्रायंगल के लिए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो आपके पास आर की जो वैल्यू आ जाएगी वह हो जाएगी साइड इक्वल्स आर √3 और साइड आपके पास है क्या, रेडियस आर है और एरिया नहीं, रुक जाइए, एक्स बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड वाई बी द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम सर्कल। तो अगर यहाँ से हमें एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का जो फार्मूला होता है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो हमारे पास y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √3/4 इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास साइड है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम जाते हैं स्क्वायर में। तो स्क्वायर में आपको पता है कि जो हमारे पास ये हो जाएगा ना, ये डायगोनल स्क्वायर का, ये आपका डायमीटर का काम करेगा और यानी कि हम कह सकते हैं जो 2r होगा वो √2a के बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है √2a होती है। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वह आ जाएगी 2r/√2। अब आपको इसका एरिया निकालना है तो एरिया आपके पास क्या होता है a स्क्वायर होता है। a स्क्वायर को हम क्या लेना है, x लेना है और इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4r² हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 4r²/2। तो ये हम इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दोनों ही इक्वेशन को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वह 27x² = 64y² आ जाएगी और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। If the length of a rectangle is increased by 66.2/3%, then by what percent should be the width of the rectangle be decreased in order to maintain the same area? ये आपका बिल्कुल जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कंजप्शन वाला क्वेश्चन होता है उसी तरीके से ये क्वेश्चन है कि हम लोग हमारे पास से पहले हम लोग 5 किलो खा रहे थे, अब हमारे पास जो प्राइस हैं वो बढ़ गए हैं, तो हम कितना अब खाएं कि हमारे पास जो कंजप्शन रेट है यानी कि जो हमारा प्राइस है वो ना बढ़े।
जितना हम पहले खर्च कर रहे थे उतना भी ही अब खर्च करें, इसी बेस्ड के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 66 2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो निकाल लेनी है। 66 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/3 होती है। तो जो हमारे पास लेंथ इंक्रीज कर रही है वो 2 से 3 हो रही है। रुक जाइए, 2/3 है यानी कि 3 पर 2 का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 3 से 5 हो रही है। अगर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो एरिया है उसमें चेंज नहीं करना है, तो जो हमारे पास ब्रेथ हो जाएगी वो 5 से 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर लेंथ 3 से 5 इंक्रीज कर रही है जो, तो हमारे पास ब्रेथ जो होगी वो 5 से 3 डिक्रीज कर जाएगी। अगर हमें एरिया को चेंज नहीं करना है, एरिया चेंज नहीं करना तो देख लीजिए, पता चल जाएगा। 5 3 15, 5 3 15, यहाँ पे भी 15 आ गया, यहाँ पे भी 15 आ गया, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हमारे पास जो डिक्रीज कितनी की, लेंथ 2 डिक्रीज की, किस पर डिक्रीज की, 5 पर। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 100, 5 दूना तो 20 दूना 40, 40% हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। What is the maximum area that can be covered by 3 non-intersecting circles drawn inside a circle of side 8 cm and 12 cm? तो आपके पास जो सर्कल आप बना सकते हैं मैक्सिमम एरिया के, वो एक तो आप बना सकते हैं 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक पूरा कितना का है, 8 का है ना, ये 8 हो गया आपके पास, ये 8 हो गया, सॉरी रेक्टेंगल है ये 8 का आपके पास, रुक जाइए, ये आपके पास अगर 12 का हो गया तो ये 8 का हो जाएगा। जब ये पूरा आपके पास 8 है तो आप केवल और केवल अगर दोनों ही इन लाइनों को टच करते हैं तो 4 और 4 यानी कि रेडियस जो आप डायमीटर ले सकते हैं वो 8 ही ले सकते हैं, 8 से ज़्यादा तो डायमीटर ले नहीं सकते हैं। तो जो आपके पास एक सर्कल बनेगा वो मैक्सिमम एरिया, जो उसका मैक्सिमम एरिया होगा उसकी जो रेडियस होगी वो 4 ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। अगर आपके पास ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, तो 4 4 कितना होता है, 8 होता है। तो ये वाला जो पोर्शन बचेगा हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 4 बचा है और ये 4 है, तो यहाँ पर आप केवल और केवल 2 सेंटीमीटर का ही जो हमारे पास सर्कल है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके पास 2 सेंटीमीटर का ही सर्कल बचेगा जिसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके पास जो टोटल एरिया इसका हो जाएगा वो हो जाएगा पाई, इसका 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 4 4 8, 16 8 22, सॉरी 16 8 24, तो 24 पाई आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा जो दिमाग होता है वो लगाना पड़ता है। दिमाग क्या लगाना पड़ता है कि इसमें जो फिगर आपसे बनेगा ना वो थोड़ा सा अटपटा बनवाएगा। अगर आपने फिगर बना दिया तो आपके पास क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपसे कह रहा है कि एक आपके पास ABCD एक आपके पास स्क्वायर फील्ड है जिसकी जो साइड है वो x है। एक वर्टिकल पोल है OP और वो बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा है। ठीक है, जिसकी हाइट है 2x। अब वो बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा है, ये आपके पास हो जाएगा OP। और आपके पास जो APO एंगल बन रहा है, ये रहा आपके पास A, ये रहा आपके पास P और ये रहा O, यानी कि जो ये एंगल बन रहा है आपके पास कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, सॉरी ये थीटा बन रहा है। देखिए, सबसे पहले अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो ये आपके पास बनेगा ना, ये इस तरीके से बनेगा APO, तो ये आपके पास 90 डिग्री बन जाएगा। यानी कि ये वाला जो पोर्शन होगा
आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से AC निकालिए। आपका जो AC हो जाएगा ना भाई, डायगोनल का काम करेगा। तो डायगोनल कितना होता है आपके पास, √a होता है। a हमारे पास x है तो ये हो जाएगा √2x। अब आप AO निकाल सकते हैं, तो AO हो जाएगा आपका हाफ, तो ये हो जाएगा √2/2x। अब आपको यहाँ पे लगाना है cot थीटा, क्योंकि थीटा आपके पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप cot थीटा लगाएंगे तो cot थीटा आपका बनेगा PO/AO, ठीक है, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो जब पास ये बेस का काम कर जाएगा और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो आपके पास जो cot थीटा हो जाएगा वह हो जाएगा PO/AO। आपको निकालना है cot थीटा, ठीक है, cot थीटा ही निकालना था आपको। तो PO हमारे पास कितना है, 2x है, और AO कितना है हमारे पास, √2x/2 है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2√2 आ जाएगा। A solid iron ball is melted and 64 smaller solid balls of equal size are made using the entire volume of iron. What is the ratio of surface area of the larger ball to the sum of surface area of all smaller balls? तो यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है। तो हमारे पास जो छोटी बॉल्स हो जाएंगी वो 4/3 इंटू पाई, बड़ी बॉल हो जाएगी, उसका आपके पास जो वॉल्यूम होगा वो ये हो जाएगा। छोटी बॉल हमारे पास 64 है, तो 64 इंटू छोटी बॉल का जो हमारे पास एरिया हो जाएगा, उसको हम जो उनकी छोटी बॉल्स हैं उनका हम रेडियस मान लेते हैं R है। हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने से पहले हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास R/R हो जाएगा वो √64/1 हो जाएगा, ठीक है, क्यूब रूट लगाएंगे क्योंकि हमारे पास क्यूब था। तो R/R जो हमारे पास निकल के आया वह 4/1 निकल के आया। जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है उसका अगर हमें रेशियो निकालना है तो हमें जो रेडियस होता है उसका स्क्वायर करना होता है। तो आपको रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 16/1 हो जाएगा, और 16/1 आपके पास हो गया। जो हमारे पास जो 1 आया ना, ये आपके पास रेशियो आया एक सरफेस, मतलब जो एक वॉल थी हमारे पास एक, उसका रेडियस है, लेकिन आपके पास बॉल कितनी है, 64 है ना, तो 64 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 61 इंटू 4, अब 1/4 वैल्यू हो जाएगी 0.25। A triangle ABC has been divided into 4 smaller triangles PQRS, whose perimeter are 16 cm, 12 cm, 4 cm and 12 cm respectively. P, R and S contains the vertices A, B, C respectively. What is the perimeter of the triangle ABC? देखो इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल बनेगा। ये आपके पास A, B, C हो जाएगा। अंदर वाला आपके पास जो ट्रायंगल हो जाएगा वो MNO हो जाएगा, मान लेते हैं। तो जो आपके पास ये एरिया है ना, इनका इन्होंने नाम दिया है P इंटू 4 स्मॉलर PRS कंटेन्स वर्टिसेस ABC। तो ये आपके पास हो जाएगा P, ये आपके पास हो जाएगा R, ये हो जाएगा S, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो आपके पास जो ट्रायंगल हो जाएगा आपको क्या करना है, इनका सभी का एडिशन करना है और -12 कर देना है, क्योंकि आप जब सभी जो ट्रायंगल्स हैं ABC, इसमें आपको क्या करना है, देखो जब आपके पास
जो इनका पेरीमीटर दिया गया है ना, चारों ट्रायंगल्स का आपके पास पेरीमीटर है, चारों को जोड़ देंगे जब आप, तो ये आपके पास पेरीमीटर तो आ जाएगा ABC का। लेकिन जो ये 3 लाइनें हैं ना, ये आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएंगी और आपको ये 3 लाइनें क्या बना रही हैं, एक ट्रायंगल बना रही हैं, ठीक है, जो कि बना रही हैं Q, और इसका जो पेरीमीटर हमारे पास है वो 12 है। तो आपको क्या करना है, इसी को माइनस कर देना है ताकि आपके पास डबलिंग ना हो। तो 16 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा, और 20 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। इनको देखिए कैसे करना है। तो इनको करने का जो सरल तरीका होता है, सरल क्या होता है कि आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए, वो उस पर पकड़ होनी चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ नहीं है तो इन क्वेश्चंस को कभी भी आप जब पहला राउंड होगा उसमें टच नहीं करेंगे, हमेशा दूसरा राउंड जो आप कर रहे होंगे उसी में टच करना, नहीं तो आपका ये बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएंगे। ठीक है, आपको 50 से 60 क्वेश्चन अच्छी तरीके से सही करने हैं और उनको आपको प्रैक्टिस करते रहनी है कि 50 से 60 क्वेश्चन आप किसी भी हाल में सही करके आएंगे ही आएंगे। अगर आपको क्रॉस होना है, जो कट ऑफ होती है उसको क्रॉस करना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 50 से 60 क्वेश्चन आप करके आएंगे सही, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन उसमें से गलत हो ही जाते हैं, आप चाहे जितना सही करके आएँ। ठीक है, आप एक्सपर्ट नहीं हैं बिल्कुल, आप जो एक्सपर्ट होता है वो भी 1 या 2 क्वेश्चन गलत कर ही देता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 60 से नीचे क्वेश्चन तो आपको जो सही हैं वो करने ही नहीं है। मिनिमम जो क्वेश्चन सही आपको करने हैं वो 60 तो करने ही करने हैं, ताकि आपके जो कट ऑफ है वो आसानी से क्लियर हो जाए। तो हमेशा ये जो इस वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको आपको सेकंड राउंड में ही करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि आपके पास जो एक नंबर है 277x/5, जहाँ पे x और y क्या हैं, डिजिट्स हैं, ये डिविजिबल है 25 से। तो हमें बताना है कि इसमें जो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। स्टेटमेंट 1 है कि अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल हो तो हम क्या x की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा, x हमारे पास स्टेटमेंट है कि x ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तब क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हमें ये 25 से डिवाइड हो रहा है, 25 से डिवाइड होने का मतलब है कि जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं ये आपकी किससे डिवाइड होनी चाहिए, 25 से डिवाइड होनी चाहिए। 25 से अगर आपकी ये बाई 5 है, ये 25 से डिवाइड होगा तो आपके पास कौन सी हो सकती हैं वैल्यूज़। एक तो आपके पास 25 हो सकती है, एक आपके पास 50 हो सकती है, एक 75 हो सकती है। ठीक है, यही हो सकती हैं, क्योंकि इससे आगे आप करेंगे तो 3 डिजिट में चला जाएगा, लेकिन हमारे पास ये तो 2 डिजिट है। तो ये 25 आपके पास हो गया, 25 ले सकते हैं, इसमें 75 आप ले सकते हैं, 50 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ पे आपके पास यूनिट डिजिट 5 है, तो इस वाली वैल्यू को आप नहीं ले सकते। तो 2 वैल्यूज़ आपके पास आई, तो यहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी। यानी कि स्टेटमेंट 1 से हम केवल और केवल अभी हम डिसाइड नहीं कर पाए कि हमारे पास वैल्यू क्या हो गई। तो हम लोग अब स्टेटमेंट 1 है उसका यूज़ करेंगे कि स्टेटमेंट 1 में हमसे कहा गया है कि जो हमारे पास ये है 9 से डिविजिबल है, तो हमें क्या करना होगा, इनकी जो सारी डिजिट्स हैं इनको ऐड करना होगा। तो हमारे पास 2 + 7 + 7 प्लस जो हमारे पास बाई है उसकी 2 वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, एक तो 7 अवेलेबल है, एक 2 अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ सबसे पहले 2 रखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी 4 आएगी। अब हम लोग रखेंगे 2 + 7 + 7 प्लस x + 7 + 5। अब हम लोग बाई की जगह पे 7 रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 8 आएगी। तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि हमारे पास यहाँ से 2 वैल्यूज़ आ गई। तो हमने स्टेटमेंट 1 से हम लोग x की वैल्यू का पता नहीं लगा सकते, हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी। अब हमसे स्टेटमेंट 2 देखना है।
अब हमसे स्टेटमेंट 2 में कह रहा है जो x की वैल्यू है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 से बड़ी वैल्यू कौन सी x की, 8 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करें तो हम लोग x की वैल्यू बता सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग x की वैल्यू नहीं बता सकते। ना ही स्टेटमेंट 2 का केवल यूज़ करके हम बता सकते हैं, ना ही स्टेटमेंट हम लोग 1 का यूज़ करके केवल बता सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग केवल और केवल स्टेटमेंट 2 का यूज़ करेंगे तो हमारे पास केवल बाई की वैल्यू अवेलेबल है, x की वैल्यू हम निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि हमें दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमसे कहा गया कि व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज़ ऑफ ए, बी एंड सी इफ़ 2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0। स्टेटमेंट 1 हमारे पास अवेलेबल है, इसमें कह रहा है कि जो रेशियो ऑफ c टू a है वो 1 है, और स्टेटमेंट बी कह रहा है कि रेशियो ऑफ b टू a है वो -5/2 है। तो सबसे पहले हमारे पास ax² + bx + c = 0 है, तो हम लोग सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स हमारे पास होता है -b/a, और जो हमारे पास -b/a है तो ये हमारे पास आपके पास क्या है, b/a है। यानी कि जो आपके पास कह सकते हैं कि जो -b/a की वैल्यू हो जाएगी वो 5/2 हो जाएगी, क्योंकि b/a की वैल्यू यहाँ पर हमारी दी गई है 5/2। तो 5/2 उठाकर यहाँ पे रखेंगे, b/a की जगह पे -5/2, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/2 हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई है c/a दी गई है वो 1 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से जो अल्फ़ा बीटा की जो हमारे पास वैल्यू होती है, अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो होती है c/a। तो c/a की जो वैल्यू आपके पास हो जाएगी वो आपके पास 1 हो जाएगी। अब आपने स्टेटमेंट 1 भी यूज़ कर लिया, आपने स्टेटमेंट बी भी यूज़ कर लिया। क्या आप स्टेटमेंट 1 और 2 का यूज़ करते हुए जो वैल्यू थी उसको फाइंड कर पाए? व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज़ ऑफ ए, बी एंड सी? जो यूनिक वैल्यूज़ थी बी और सी की, उनको निकाल पाए? नहीं निकाल पाए, क्योंकि आपके पास b/a का रेशियो मिल गया और c/a का रेशियो मिल गया। आप कंप्लीट जो डिफरेंट वैल्यूज़ थी वो नहीं निकाल पाए, जो यूनिक वैल्यूज़ थी। अगर हम दोनों को कंबाइन कर लें तो कंबाइन करने पे अगर हम पहले दूसरे को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास जो 2 + बीटा हो जाएगा वो 5/2 हो जाएगा। सॉरी, 2/बीटा नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स हमारे पास 5/2 है। तो यहाँ से हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा कितना है, 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा का आप होल स्क्वायर लगाएंगे तो आपके पास जो बीटा की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, और बीटा की जो आपके पास वैल्यू है, सॉरी, बीटा की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई। तो यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन अल्फ़ा और बीटा की जब आपके पास वैल्यू निकल आएगी तो उससे भी आप डिफरेंट वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे। सी और ए और बी, इनकी जो आपके पास यूनिक वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट हैं वो सफिशिएंट नहीं है यूनिक वैल्यू निकालने के लिए ए, बी और सी की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो इन ऑप्शन को आप पढ़ देंगे और इन्हीं से हम जो लोग हैं यहाँ पर ऑप्शन पुट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पे हमसे कहा गया है कि इज़ m ग्रेटर देन n वेयर m n आर नॉन जीरो नंबर्स। तो अगर इसको आप चेंज करेंगे तो यहाँ से आप इधर भी इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा n,
तो स्टेटमेंट 1 से हमें पता चल गया कि m ग्रेटर देन n है। कोई भी संख्या यहाँ पे देखो, जब m हमारे पास ग्रेटर है n से, तो जो m होगा स्टेटमेंट 2 में आप क्या कीजिए, n इक्वल्स 1 मान लीजिए, ठीक है। अगर आपने n इक्वल्स 1 माना तो m जो हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। यानी कि आप n की वैल्यू कुछ भी लीजिए, आपके पास हमेशा जो m होगा वो ग्रेटर ही रहेगा। तो यहाँ से भी आपके पास निकल के आ गया कि जो आपके पास m है वो हमेशा n से बड़ा होगा। आप यहाँ पे चाहे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपसे कहा गया है कि जो नॉन जीरो वैल्यूज़ होनी चाहिए, यानी कि नॉन जीरो वैल्यूज़ आपकी क्या हो जाएंगी, 1 से इन्फिनाइट तक हो जाएंगी। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए 1 से इन्फिनाइट तक n की, m हमेशा बड़ा ही रहेगा, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज होने वाली ही नहीं है। तो आपके पास चाहे आप स्टेटमेंट 1 ले लीजिए चाहे स्टेटमेंट 2 ले लीजिए, दोनों ही स्टेटमेंट से आप आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे पास वो बिल्कुल सही हो जाएगा। (74) इसमें हमसे कहा गया है कि कैन ए सर्कल बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ए बी एंड सी। देखो, पॉइंट हम तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर ना हो। तो पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, इसके लिए हमें चेक करना होगा कि हमारे पास जो दो पॉइंट्स का सम है वो हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो 5 + 5 ऐड करेंगे तो 6 से हमेशा बड़ा होगा। 5 और 6 ऐड करेंगे तो ये 5 से हमेशा बड़ा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर हैं। तो स्टेटमेंट 1 से हम लोग जो सर्कल है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 में देखेंगे तो 4 + 3 = 7 हो जाएगा। 7 = 7। जब हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं बराबर हो जाते हैं तो ये कोलिनियर हो जाते हैं। कोलिनियर जो पॉइंट्स होते हैं उनसे हम लोग सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यानी कि स्टेटमेंट 2 से हम लोग नहीं, जो सर्कल है उसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, केवल स्टेटमेंट 1 से ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि स्टेटमेंट केवल 1 है, उसी से हम लोग आंसर कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमने ऑप्शन बी इसलिए लिया है क्योंकि हमसे पूछा गया है कि इनमें हमें बताना है कि किस स्टेटमेंट से हम लोग जो सर्कल है वो ड्रा कर सकते हैं और किससे नहीं। तो हमें पता चल गया कि हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं और इससे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने ऑप्शन बी लगाया। अदरवाइज यहाँ पे कहा जाता कि हम इन पॉइंट्स का यूज़ कर क्या जो सर्कल है ड्रॉ करना है किससे ड्रॉ कर सकते हैं, तब हम लोग केवल और केवल ऑप्शन स्टेटमेंट ए लगाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम दोनों ही से बता पाए कि किससे हम सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे, किससे नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 भी कर चलते हैं और ये आज का क्वेश्चन जो होगा वो आखिरी होगा। यहाँ पर हमारे पास जो x और y हैं ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ऑड इंटीजर्स हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कैन द वैल्यू ऑफ x + y बी डिटरमाइंड यूनिकली। तो यहाँ पे अगर हम x + y निकालें तो x + y की वैल्यू इससे हमारे पास आ जाएगी +-4। तो स्टेटमेंट 1 से तो हम लोग x + y की वैल्यू जो है वो यूनिकली नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस की वैल्यू भी आई है और माइनस की वैल्यू भी आई है। यानी कि ऑप्शन 1 तो हमारे पास कट जाएगा। अब ऑप्शन अगर हम बी देखें तो ऑप्शन बी में x + y का होल क्यूब <16। तो यहाँ पर तो हम लोग क्यूब ले नहीं सकते, ठीक है, इसका क्यूब रूट नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू उठाकर यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले हम 4 उठा कर रखेंगे। 4 की पावर आपके पास हो जाएगी क्यूब 64, ठीक है। तो 64 क्या 16 से छोटा है या बड़ा है? तो आप कहेंगे कि 64 तो बड़ा है, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब आप यहाँ पे -4 क्यूब लेते हैं तो आपके पास ये आएगा -64 <16। तो माइनस जो 64 होता है वो <16 होता है, तो ये आपके पास सही हो जाएगा। यानी कि आप अगर
स्टेटमेंट केवल एक का यूज़ करते हैं तो आप यूनिक वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप दोनों ही स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो एक्स वाई की यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं और वो हो जाएगी यूनिक वैल्यू एक्स प्लस वाई इक्वल्स -4। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। तो आपके पास 75 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन और बचे हैं इस पेपर के, वो आपको कल मिल जाएंगे। तो आपका जो पेपर 2023 में हुआ था वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें से किसी प्रकार का भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट कीजिए, हमें जैसे ही टाइम मिल जाता है हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है अगर आपको कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा अगर आप पहली बार आए हैं। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।